और यही वो बात है जो मैं अपने यंगर सेल्फ को जरूर बतलाता हूँ। ये लाइन आपके दिल के अंदर एनग्रेव कर लो। बच्चों, ये जेई का बहुत बड़ा मिथ है। जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद मन बना ही लिया है कि जेई आपके लिए बना ही नहीं है। पेपर टफ हो सकता है, मैं उससे भी टफ हूँ। अगर मैं आईआईटी जेई 2026 का एग्जाम देता तो मैं अपने यंगर वर्जन को क्या क्या बातें बताता। ये थॉट मेरे जहन में ओवर द इयर्स काफी बार आया है जब मैं आप जैसे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। लगता है कि काश मेरे समय ये चीजें मुझे अगर पता होती तो जिस प्रेशर से मैं गुजरा हूँ, जो फियर में मैं रहा आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, ये सब काफी हद तक बहुत कम होता। तो आज की वीडियो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, बल्कि वो चीजें हैं जो ओवर द इयर्स मैंने लर्न करी है। ऑफलाइन जर्नी के अंदर मैंने ये बातें कई बार अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करी हैं। तो बिल्कुल भी आपके दिमाग पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करो और किला फतेह करो। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर 10 बातें बताऊंगा। कई सारी बातें हो सकता है आपके ऊपर लागू भी ना होती हो, पर आई एम वेरी श्योर कि एक बात जरूर आपको रिलेटेबल लगेगी और वो बात आपकी जर्नी को आसान करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कमिटमेंट के साथ कमेंट करो, आई विल वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि YouTube के शोर के अंदर कई बातें जो बहुत जरूरी हैं वो हम नजरअंदाज कर देते हैं। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, लूजिंग द होप बिफोर द एग्जाम। जो सबसे पहली बात मैं अपने आप को बताता वो ये कि जेई दुश्मन हो या ना हो, उससे पहले मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा होप लूज करना है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद मन बना ही लिया है कि जेई आपके लिए बना ही नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे क्रैक, और यहीं पर आपने अपने हथियार दुश्मन के सामने डाल दिए। मेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, सब मेरे दोस्त मेरे से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं रिसेंटली जो मॉक टेस्ट आपने दिए हैं। और एक और बड़ी दिक्कत, अगर मेंस का पेपर मेरी शिफ्ट का मुश्किल आ गया तो मैं क्या करूंगा। ये सारे ख्याल देखने में सुनने में बिल्कुल वैलिड है, पर इनसे अपने आप को मापना वो आइडिया गलत है। आपकी हार मॉक टेस्ट में स्कोर कम लाने से तय नहीं होती, आपकी हार तय होती है मॉक टेस्ट में स्कोर कम ला करके उसे अपना रियल रिजल्ट मान लेना। और यही वो बात है जो मैं अपने यंगर सेल्फ को जरूर बतलाता हूं, क्योंकि जेई उन्हीं स्टूडेंट्स का पेपर बनाता है जो प्रेशर एनवायरनमेंट में भी खड़े रह पाते हैं। पेपर टफ हो सकता है, मैं उससे भी टफ हूं। ये लाइन आपके दिल के अंदर एनग्रेव कर लो और देखो, मेहनत को कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट तभी आएगा जब आप रेगुलर स्टडी पुट करोगे और सही जगह पर आप ध्यान लगाओगे। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर, जो आपकी रैंक का सबसे बिगेस्ट किलर है। सेकंड पॉइंट, मोर मटेरियल डज नॉट इम्प्लाई बेटर रैंक। बच्चों, ये जेई का बहुत बड़ा मिथ है। जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब मैं इकट्ठा कर लूंगा और उससे मेरी रैंक बहुत अच्छी आएगी, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो, आप इस बात को समझो कि अगर आप मटेरियल इकट्ठा करने में लगे हो तो आपकी रैंक आपसे बहुत दूर चली जाएगी। देखो, मैंने भी आईआईटी की प्रिपरेशन में ये एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने ऑर्गेनिक के लिए 2 बुक्स ले ली, आईएल फिनार, मॉरिशन बॉयड, जबकि मेरे वो किसी काम की नहीं थी। मैं ऑर्गेनिक इतना पढ़ता ही नहीं था। तो प्लीज ध्यान रखिए, आप जिस चीज को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं पहले आप उसका बेसिक पार्ट कंप्लीट करें, तभी आप नेक्स्ट बुक पर जाएं। टॉपर्स के पास 10 किताबें नहीं होती हैं, उनके पास सिर्फ एक किताब होती है जिसको वो 3-4 बार रिवाइज करते हैं। देखो, समझो इस बात को, अगर आप मटेरियल इकट्ठा करने में लगे रहे तो पहली चीज ये होगा आपके दिमाग पर ओवरलोड, कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा और कंसिस्टेंसी रेगुलरली ब्रेक होने लगेगी। एक ही इंस्टीट्यूट का मटेरियल करना है, उसी इंस्टीट्यूट की शीट में जो पीवाईक्यूज दे रखे हैं वही करने हैं और उसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट को लगाना है। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को करते हुए चलिए, बस यहाँ से आपकी एक अच्छी रैंक तय हो जाती है। इधर उधर भटकने से टाइम खोटी होता है, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 3, ईगो इज द बिगेस्ट रैंक किलर इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। देखो, पेपर में अगर कोई क्वेश्चन एक गिवन टाइम लिमिट में, गिवन टाइम फ्रेम में नहीं हो पा रहा है, जो आपने प्रैक्टिस भी किया है पर फिर भी आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है एकदम से, कई बार ऐसा होता भी है, अच्छे अच्छे बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो ईगो पे मत लेना कि आज मैं उठूंगा तो इस सवाल को तो खत्म करके ही उठूंगा। देखो, एनटीए जेई को फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पेपर के अंदर जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करे कि नहीं करे,
फर्क इस बात से पड़ता है मेरे भाई कि तुम्हारा जो स्कोर है वो इस बात से तय होगा कि 3 घंटों में जो तुमने स्मार्टली क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया, उनको सही किया, वो तुम्हारा स्कोर बनाता है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन एक गिवन टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है तो बिना किसी गिल्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करो ना। गोल तुम्हारा ये होना चाहिए एग्जाम के अंदर कि जो सवाल तुमसे बनते जा रहे हैं उनको करते जाओ, और जो नहीं हो रहे हैं या डिफिकल्ट हैं उनको सेकेंड राउंड में आके करना ना। टॉपर्स फर्स्ट क्वेश्चन को देखते ही अगर वो नहीं हो रहा है तो उस पर ईगो नहीं लगाते, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच हो जाते हैं। आपको भी यही करना है। थोड़ा इसी से जुड़ा नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इफ इट इज टफ फॉर एवरीवन। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका ओर छोर पता नहीं चल पाता, हम उसमें एंटर तो कर जाते हैं पर उसका दी एंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो प्लीज इस समय पर पैनिक मत हो जाना। कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि उन्हीं की शिफ्ट में सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था, बाकी सबके लिए आसान था। ऐसा कंप्लीटली सच तो नहीं है। देखो, अगर तुम किसी सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ये मान के चलो करीब 70% जनता भी ऐसी है जिससे वो सवाल नहीं हो रहा होगा। एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ, उसका नाम रोहन था। जैसे ही उसने अपना पेपर उठाया, फिजिक्स का सवाल देखा, उसका दिमाग हिल गया और उसका अजम्पशन क्या था कि मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स का पेपर इजी आने लगा है। ये सोच के उसे लगा कि चीजें इजी है। पहला क्वेश्चन टफ था, पर केवल उसके लिए नहीं, उस स्लॉट में बैठने वाले कई आईआईटी मेन के एस्पिरेंट्स के लिए। जितने भी लोग सीबीटी दे रहे थे उन्होंने ये सेम डिफिकल्टी फेस करी होगी उस दिन। कुछ समझदार होंगे और वो आगे निकल गए। रोहन पैनिक स्टेट में चला गया। आगे का पेपर मॉडरेट लेवल टाइप्स था पर उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज हो चुका था। देखो, इस बात को तुम्हें अवॉइड करना होगा। इमोशंस को साइड में रखो। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब एंटर करो तो कोई भी अजम्पशन तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अपने 5वें और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। पीवाईक्यू मैंडेटरी है पर इनफ नहीं है। देखो, पीवाईक्यूज करना तो कंपलसरी है ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन पीवाईक्यू करने से क्या तुम्हारे शॉर्ट 99 परसेंटाइल आ जाएंगे? जरूरी नहीं है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टॉपर्स होते हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज लगाते हैं, सभी डीपीपीज को सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यूज से डायरेक्शन मिलता है और एग्जामिनेशन में बैठने का हैबिट हमें हो जाता है। मॉड्यूल्स आपको एक्यूरेसी सिखाते हैं क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और टेस्ट देते रहोगे तो स्पीड आ जाएगी। ये 3 चीजें मिलकर आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो अगर तुम केवल पीवाईक्यूज के भरोसे बैठे हो तो 99 परसेंटाइल का तुम्हारा ड्रीम केवल ड्रीम बन के रह सकता है। बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। एग्जाम डे स्ट्रेटेजी कैन डिसाइड 30% ऑफ योर मार्क्स। ये मैं रेगुलरली क्लास में बोलता हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाती है, पर तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हें एक अच्छी रैंक दिलाती है। पेपर कैसे स्टार्ट करोगे? क्या तुम पहले मैथ्स करोगे या फिजिक्स या केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे? देखो, स्ट्रैटेजी किसी की भी हो, पर एक स्ट्रैटेजी आपको बेस देती है सिचुएशन को हैंडल करने में। स्ट्रैटेजी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट, डेली टारगेट्स सेटिंग। मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली टारगेट सेट करते हैं और शाम तक उन सभी टारगेट्स को फिनिश कर लेते हैं, पर जितने भी लोग ये काम रेगुलरली करते हैं उनका आईआईटी में अगर हो या ना हो, पर लाइफ उनकी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहते हैं तो डेली के अपने टारगेट को सेट करिए और उन्हें फिनिश करके ही छोड़िए। ये आपको टॉप एस्पिरेंट की लिस्ट में शामिल कर देगा जो केवल आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होते, टॉप रैंक भी लेकर के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 8th पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट एंड पेशेंस दोनों साथ ही चाहिए। अक्सर आईआईटी का एस्पिरेंट ये सोचता है कि आईआईटी मेन के एग्जाम के अंदर स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बस काम खत्म और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। जेईई मेन के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है पेस, ना कि सिर्फ स्पीड। स्पीड में अक्सर एस्पिरेंट्स एक टेंडेंसी बना लेते हैं कि जल्दी से सॉल्व करके अपने को आगे बढ़ना चाहिए, और इसी जल्दी के चक्कर में वो बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स भी कर बैठते हैं। कई बार कहीं पर साइन की सिली मिस्टेक कर देते हैं तो कहीं पर फॉर्मूला आधा अधूरा सा याद होता है। आप टाइम तो बचा लेते हो, पर भाई जब तेरा सवाल ही गलत हो गया तो तेरे को -5 का प्राइस भी तो मिल गया। आप जानते हो कि केमिस्ट्री में 45-50 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगता, और मैथ्स के अंदर अगर कोई सवाल 5 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। यही कंट्रोल्ड फ्लो मेरे बच्चों आपको एक्यूरेसी प्रदान करता है। तो आगे से जब भी कोई मॉक टेस्ट दो तो पेस का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम ऐसे पॉइंट पर जिसे मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, पर घर वालों के अलावा इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता। 9th पॉइंट, हेल्थ डिटरमाइंस 50% ऑफ योर परफॉर्मेंस। लोगों को क्या लगता है
कि आईआईटी मेन एडवांस एग्जाम, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के एग्जाम है, ये एग्जाम चेक करता है आप 3 घंटे के अंदर कितना हाई लेवल कंसंट्रेशन मेंटेन करके रख सकते हो। अगर आपकी हेल्थ वीक होगी तो आपका माइंड डल होगा, फोकस बार बार टूट रहा होगा, कैलकुलेशंस के अंदर बार बार एरर आ रहे होंगे। देखो, अगर आप केवल 4-5 घंटे सो करके वापस पढ़ने बैठ रहे हो तो आप केवल अपनी फिजिकल हेल्थ को नहीं, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को भी कमजोर कर रहे हो। वो 3 घंटे का आईआईटी मेन या एडवांस एग्जाम सॉल्व करने के लिए आपको शार्प और रेस्टेड माइंड की आवश्यकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका स्लीप, हाइड्रेशन और खाना डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या आएगा। अपनी पढ़ाई को अगर हाई रैंक में कन्वर्ट करना है तो आपको अपने दिमाग को फ्यूल देना होगा। 7-8 घंटे की गहरी नींद, टाइम पर खाना खाना और हाइड्रेटेड रखना अपने आप को, ये सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं, रैंक सिक्योर करने की स्ट्रैटेजी है। अब आ जाते हैं अपने फाइनल पॉइंट पर। 10th पॉइंट, पेपर से निकलते ही बाकी लोगों की बकवास न सुनना। हर साल आईआईटी मेन का फर्स्ट शिफ्ट पूरा होने के बाद एक ग्रुप आपको जरूर मिलेगा जो ओवर एग्जैजरेट कर रहा होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हो और दूर से आपको एक कानों में आवाज सुनाई देती है, भाई पेपर तो इजी आया था, मेरे 270 आ रहे हैं। और आप ये सोचने लग जाते हो कि अगर उसका 270 आ रहा है तो आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। मेरी बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने स्कोर को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हमारे टाइम पर आईआईटी का स्क्रीनिंग पेपर हुआ करता था, तो कई बार तो बच्चे यहाँ तक बोलते थे कि यार स्क्रीनिंग में नहीं हुआ, नहीं तो आईआईटी एडवांस तो मैं फोड़ ही देता। इन सब चीजों से दूर रहने में आपकी भलाई है। इससे बेटर ये होगा कि आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल से निकलें अपने मोबाइल फोन को बंद कर दें। 2 घंटे तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करना, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन भी नहीं करना। इन सब बातों से स्ट्रेस लेना बिल्कुल बेकार है। तो बच्चों, जेईई मेन 2026 कोई लक का गेम नहीं होने वाला है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो शायद मैं अपने यंगर सेल्फ को बताता अगर मैं आईआईटी मेन 2026 लिख रहा होता। अगर आप इन पॉइंट्स को बहुत ही सीरियसली फॉलो करते हैं तो जेईई मेन 2026 का पेपर आपको भयभीत नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।